एक बार ऐसे ही रात्रि में एक महिला कुएं पर आत्महत्या करने जा रही थी। ज्योतिराव जी ने खुद करते हैं तो वकील ने कहा हाँ। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि जो आपके घर के कपड़े हैं वो घर में ही धुलते हैं या बाहर धुलते हैं, तो उन्होंने कहा कि घर में धुलते हैं। फिर उन्होंने दूसरा ब्राह्मणों ने केस फाइल किया था। उस कोर्ट का जज साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आज बात करूंगी मैं एक ऐसे महामना बुद्धिजीवी, पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले, दबे कुचले व शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद करने वाले, हर किसी के दिलों पर राज करने वाले, हर धर्म हर जाति के प्रति असीम प्यार रखने वाले, हर वर्ग हर जाति की महिला को शिक्षित करने के लिए अपना सुख चैन त्यागने वाले, माली समाज से ताल्लुक रखने वाले। जी हाँ, आप सभी जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की। साथियों जैसा कि आप सभी को अवगत है कि 11 अप्रैल सन 1827 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का जन्म हुआ और आज 130वें परिनिर्वाण दिवस पर उनको समस्त देशवासियों की तरफ से आदरांजलि अर्पित करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सभी अपने महान पुरुषों को पढ़ें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और उनके साहित्य से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनको पढ़कर अध्ययन कर उनको मनोसात करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उससे रूबरू कराएं। साथियों ऐसे ही कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन पर आज मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारे बीच में समय समय पर ऐसे महान पुरुष आते रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही लकीर से हटकर काम किया है। और साथियों आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई महान पुरुष या कोई साधारण व्यक्ति लीक से हटकर काम करता है तो वो इतिहास बनता है। ये स्वाभाविक सी बात है, जब हम लीक से हटकर काम करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसमें सफलता मिलती है तो पूरा देश हमें सलाम करता है। तो ऐसा ही सलाम हमारे महान पुरुषों। साथियों मैं यहाँ पर कुछ तथ्य और कुछ घटनाएं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के बारे में बताना चाहूंगी। साथियों उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो। और इसमें पाखंडवाद का मैं जीता जागता एक धार्मिक उदाहरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। साथियों बात उस समय की है जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पाखंडवाद को उखाड़ने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और साथियों उस समय बहुत सारे संस्कार हमारे ऊपर ऐसे थे जिसको जाने अनजाने में हमें मनाना ही पड़ता था, और उन सभी संस्कारों को ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित किया जाता था और जो उसकी दान दक्षिणा आती थी वो भी हमें ब्राह्मणों को ही देनी पड़ती थी। तो ये चीजें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने सोची कि मेहनत हमारी, पैसा हमारा, और वो पैसा किसको जा रहा है, वो ब्राह्मण को जा रहा है। साथियों उनके जीवन की एक सत्य घटना है और वो घटना मैं आप सबके सामने यहाँ पर बताना चाहूंगी। साथियों बात उस समय की है जब देश में पाखंडवाद चरम सीमा पर था और उसी को खत्म करने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी समाज के बीच में जा जाकर लोगों को जगा रहे थे। और उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि जो संस्कार हम ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं, संस्कारों को उन्होंने अपने द्वारा करना शुरू किया, चाहे वो मृत्यु संस्कार हो या जन्म का संस्कार हो या विवाह का संस्कार हो या अन्य कोई भी संस्कार हो। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि क्यों ना इन संस्कारों को मैं करूं और जो मेरे समाज का पैसा है जिसको कि ब्राह्मण वर्ग बड़े तबके पर ले जाता है वो पैसा मेरे समाज का बचेगा। तो इसी चीज को देखते हुए ब्राह्मण आग बबूला हो गए और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी पर केस डाल दिया। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के खिलाफ ब्राह्मणों ने केस फाइल किया था उस कोर्ट का जज साथियों ब्राह्मण था और उस जज का नाम था गोविंदराव राणाडे। साथियों आखिर सोचने वाली बात यह है कि वो केस था क्या। ब्राह्मणों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ब्राह्मणों के द्वारा जो भी संस्कार हो रहे थे वो कराए, लेकिन जो संस्कारों से पैसा ब्राह्मणों को आता था, जो उनका नुकसान होता था, वो पैसा ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। साथियों केस यही था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज था वो ब्राह्मण था, तो साथियों स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने ब्राह्मण के फेवर में ही डिसीजन दिया और उन्होंने साफ साफ ज्योतिराव जी से कहा कि जो भी इनकम आपको संस्कारों के द्वारा होती है या आप नहीं लेते हो वो इनकम सारी की सारी ब्राह्मणों को मिलनी चाहिए। लेकिन साथियों बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि ज्योतिराव फूले जी बड़े जागरूक थे और उन्होंने जाकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा तो वहां पर जज ने पूछा आखिर बात क्या है,
तो साथियों फिर वही बात आई, ब्राह्मणों ने अपना रोना शुरू किया कि साहब इस तरह से बात है और जो इनकम हमें मिलनी चाहिए वो चाहे तो समाज ज्योतिराव को देता है या समाज अपने पास ही रखता है, क्योंकि ज्योतिराव जी बड़ी तीव्र बुद्धि वाले थे। और उन्होंने ब्राह्मणों के वकील से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि साहब क्या आप शेविंग खुद करते हैं? तो वकील ने कहा हाँ। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि जो आपके घर के कपड़े हैं वो घर में ही धुलते हैं या बाहर धुलते हैं? तो उन्होंने कहा कि घर में धुलते हैं। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आप एक बात बताइए कि जो शेविंग आप घर पे करते हैं उसका पैसा आप नाई को देते हैं, जो कपड़े आपके घर में धुलते हैं क्या उसका पैसा आप धोबी को देते हैं? तो हाई कोर्ट का जज था, उन्होंने साफ साफ ज्योतिराव फूले जी के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि नो वर्क नो पे। तो साथियों ये थे हमारे बुद्धिजीवी महान पुरुष। और इसी प्रकार साथियों एक बार उनके पिताजी ने जब ज्योतिराव जी से कहा कि ज्योतिराव सावित्री को तो बच्चे होते नहीं हैं, हो सकता है उसमें कोई कमी हो तो तुम दूसरा विवाह कर लो जिससे कि हमारे घर में नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाएगा। लेकिन देखिए कितने जागरूक थे, उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी हो सकता है मुझ में कोई कमी हो तो क्यों ना हम सावित्री का दूसरा विवाह करा दे, और जब दूसरा विवाह हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे घर में कोई बच्चा आएगा जिससे कि आप खेल सकते हैं। साथियों ऐसा जवाब तो आज के आधुनिक समाज में भी कोई पुरुष नहीं दे सकता। और सोचिए आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व यह जवाब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने अपने पिताजी को दिया। उस समय जिस समय उस समाज की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो रूढ़िवादी परंपराओं में फंसा हुआ था, बहुत सारे संस्कारों में फंसा हुआ था और भी न जाने कितनी ऐसी परंपराएं थी जिनमें कि एक बेटा अपने पिता के सामने बोलना भी उचित नहीं समझता था। एक बार ऐसे ही रात्रि में एक महिला कुएं पर आत्महत्या करने जा रही थी। ज्योतिराव जी ने देखा और रोका और उनसे पूछा कि तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? तो उस महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बहुत लंबा समय हो चुका है और मैं गर्भवती हूँ और ये समाज मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहती हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो ज्योतिराव जी ने उन्हें रोका और अपने घर लेकर गए और सावित्री जी को सौंप दिया और 9 महीने तक उस महिला को अपने घर में रख और 9 महीने बाद उस महिला की प्रसूति हुई और उसको एक लड़का हुआ जिसका नाम यशवंत रखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब के बेटे का नाम भी यशवंत था। इस घटना से प्रभावित होकर साथियों ज्योतिराव जी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए तेज आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों में बहुत हद तक सफल भी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय बाल विवाह का प्रचलन बहुत बड़े पैमाने पर था। और साथियों जैसे कि मैंने अभी बात की थी एक जज की जिनका नाम था राणा डे। साथियों मैं आपको बता दूं जब उनकी शादी हुई उनकी उम्र 33 साल थी और जो उनकी जीवन संगनी थी उसकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। तो आप तुलना करके देख लीजिए कि एक व्यक्ति 33 साल का और वहीं पर एक लड़की 9 साल की, तो साथियों बहुत बड़ा गैप हो जाता है। इसी कारण उनकी मृत्यु बहुत पहले हो जाती थी और अधिकतर महिलाएं ऐसी होती थी जब वो जवान होती थी तो उनके पति इस दुनिया से चले गए होते थे। तो आप सोच सकते हैं साथियों कि उस समय उन महिलाओं को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए ज्योतिराव फूले जी ने संघर्ष किया। समाज की इस समस्या को देखते हुए ज्योतिराव जी ने बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाए और अंग्रेजों से कानून भी बनवाए। और इतना ही नहीं साथियों उन्होंने अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया। संघर्ष के माध्यम से उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम यशवंत रखा था, क्योंकि ऐसे बच्चों को ये समाज स्वीकारता नहीं था और न जाने ऐसे हजारों बच्चों को समाज में प्रताड़ित किया जाता था। और उसी के मद्देनजर ज्योतिराव जी ने कई अनाथालय भी खुलवाए और उन्होंने शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा काम किया। जैसे दोनों पति पत्नी ने मिलकर कई स्कूलों की स्थापना भी की। तो साथियों ऐसे थे हमारे महान पुरुष। मैं सत नमन करती हूँ अपने महान पुरुषों को और आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।